अच्छा जी, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। मैंने आपके सामने कल की क्लास में मैंने आपको यह बताया था कि व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड। मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होती है, कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होती है अगर तो वो दो कंडीशंस को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। यानी अगर कोई फील्ड दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है तो उस फील्ड का नाम क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड होगा। इस सूरत में पहली कंडीशंस मैंने आपको यह बताई थी कि आप टोटल वर्क डन निकालें किसके अंदर, एक क्लोज्ड पाथ के अंदर। अगर आपने टोटल वर्क डन निकाला एक क्लोज पाथ के अंदर और वो आपके पास क्या आंसर उसने दिया, 0 दिया, तो फिर हम बोलेंगे कि उस फील्ड का नाम कौन सी फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड वो फील्ड होती हैं जिसमें अगर आप लोगों टोटल वर्क डन एक क्लोज पाथ में लेते हो तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। और कल ये वाली बात मैंने आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव भी की थी कि अगर आप टोटल वर्क डन एक क्लोज पाथ में निकाल रहे थे तो आपके पास आंसर क्या आया था, 0 आया था। लेकिन कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होगी, कोई भी फील्ड कंजर्वेटिव होगी, इसके लिए दूसरी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ये दोनों कंडीशंस हम किसके ऊपर सेटिस्फाई करना चाह रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड के ऊपर हम लोग सेटिस्फाई करना चाह रहे थे। कि मैंने आपको ये बताया था कि अगर तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल फील्ड में आप क्लोज पाथ में क्या लेते हो, वर्क डन लेते हो, तो क्या था, आ रहा था 0। और आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क डन निकालें तो वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं होगा। तो आज हम लोग क्या काम करते हैं, लेट अस कंसीडर अनदर फिगर। आज हम लोग एक और फिगर की बात करने जा रहे हैं। आज हम लोग एक और फिगर देख रहे हैं, या उसी तरह की ये फिगर है, उसी तरह की ये फिगर है। इस फिगर्स में जरा देखें, हमारे पास इस ग्रेविटेशनल फील्ड में मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं जी, 3 पॉइंट्स हैं। एक को मैंने पॉइंट ए का नाम दे दिया, एक को मैंने पॉइंट बी का नाम दे दिया और एक को मैंने पॉइंट सी का नाम दे दिया। और हम लोग बॉडी को पॉइंट ए से, हम लोग बॉडी को पॉइंट ए से सी तक लेके आना चाह रहे हैं। यानी पॉइंट ए और सी के दरमियान हम वर्क डन निकालना चाह रहे हैं। तो आप पहला काम ये कर सकते हो कि डायरेक्ट बॉडी को पॉइंट ए से उठाओ और सी पर ले आओ, या फिर इनडायरेक्ट पाथ में बॉडी को क्या करवाओ, मूव करवाओ। यानी बॉडी को आप लोग बॉडी को ऐसे भी क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो, और बॉडी को इस पाथ के ऊपर भी, यानी इस इनडायरेक्ट पाथ के ऊपर भी बॉडी को क्या करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो। अगर बॉडी को आप मूव करवाओ ग्रेविटेशनल फील्ड में और ये चीज पाथ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो तो फिर हम बोलेंगे कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कंजर्वेटिव है। तो इस सूरत में नाउ वी कंसीडर अनदर फिगर, हम लोग एक और फिगर कंसीडर करना चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन टू डिफरेंट पाथ। हम लोग बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में दो डिफरेंट पाथ के ऊपर क्या करवाना चाह रहे हैं जी, बोलिए। हम बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में दो डिफरेंट पाथ के ऊपर क्या करवाना चाह रहे हैं, मूव करवाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। कौन कौन से दो डिफरेंट पाथ के ऊपर बॉडी को मूव करवाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी पाथ 1। किसकी बात करते हैं, पाथ 1 की बात करते हैं। वर्क डन इन पाथ 1 फ्रॉम ए टू सी, वर्क डन निकालते हैं। इस पाथ में ए
से कहां तक, सी तक। तो इस सूरत में अगर मैं वर्क डन ए से सी तक निकालूं, तो कल भी आपने निकाला था, अगर आप बॉडी को इस पाथ के ऊपर यानी इससे डायरेक्ट पाथ के ऊपर ए से सी तक क्या करवाना चाह रहे हो, मूव करवाना चाह रहे हो, तो टोटल वर्क डन क्या आएगा। तो आपको पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डी कोस थीटा होता है, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट और मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा होता है। मैंने आपको बताया था अगर आप यहां टोटल वर्क डन ए से सी तक निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, बॉडी के ऊपर फोर्स क्या होगी, इस बॉडी के ऊपर बोलिए फोर्स क्या होगी, इस बॉडी के ऊपर फोर्स क्या होगी, तो ये आपको पता है इस बॉडी का क्या होगा, वेट होगा, बॉडी का क्या होगा, वेट होगा। और इसी तरह बॉडी डिस्प्लेसमेंट क्या कवर करने जा रहा, डी कवर करने जा रहा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी होगा। और एंगल क्या होगा, इस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा, क्या बोल देते हैं, थीटा बोल रहे देते हैं। तो इस सूरत में अगर टोटल वर्क डन निकालो, कहां से कहां, कहां से कहां, ऐसे, तो ये क्या होगा, बॉडी पर फोर्स क्या होगी, बॉडी का वेट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी होगा, कॉस आ गया, और एंगल क्या होगा, थीटा आ जाएगा। समझ आ रही है बात। लेकिन कल भी मैंने आपको बताया था ये जो डी कॉस थीटा है, डी कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालिए। तो कल मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये जो डायग्राम बन रही है, इस डायग्राम से क्या लेना, मैंने क्या बोला था, क्या ले लेना, कॉस थीटा। और कॉस थीटा मैंने आपको बता भी दिया था क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज होता है, बेस डिवाइडेड बाय क्या होता है। अब हमारे पास कॉस थीटा देखिए, मैंने कल भी बोला था ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, और थीटे के सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। और इस परपेंडिकुलर को हमने किससे डिनोट किया था, डिस्प्लेसमेंट d2 ये लिया था। और इसी तरह ये वाली जो साइड है ये क्या किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट d1 के बराबर होगी। और ये जो हाइपोटेन्यूज है ये क्या होगा जी, d होगा, क्या होगा, d होगा। तो इस सूरत में अगर मैं इस थीटे के सामने इसको परपेंडिकुलर बोल दूं, ये मेरे पास बेस है, तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो बेस मेरे पास क्या बनेगा, d1 आ जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, d आ जाएगा, यानी d1 डिवाइडेड बाय d आ जाएगा। और इस सूरत में देखिए इस d को इधर ले आइए, तो d cos थीटा किसके बराबर आ गया, d1, कल भी निकाला था कि नहीं। तो इसका मतलब ये निकला कि इस फिगर से हमारे पास d cos थीटा आ रहा है, और d cos थीटा क्या आ रहा है, d1 आ रहा है। यानी इस इक्वेशन को हम लोग यूं लिख सकते हैं, W टोटल वर्क डन, ये क्या था, W इंटू d cos थीटा, क्या था, d cos। तो W अपनी जगह पे आया, लेकिन d cos थीटा क्या है, d cos थीटा क्या आया है, दिस इज d1, ये मेरे पास आ गया, d1 आ गया, d cos थीटा क्या आ गया, d1 आ गया। तो टोटल वर्क डन इस पाथ में कितना आ गया, WD1 आ जाएगा, WD1 आ जाएगा। इसको आपने बोल देना है इक्वेशन नंबर 1। और कल भी मैंने ये वर्क डन निकाला था आपके सामने, ये वर्क डन ए से सी तक कल भी मैंने निकाला था, कितना आया था, WD1। तो इस डायरेक्ट पाथ में, अगर डायरेक्ट पाथ में बॉडी को आप मूव करवाते हो, डायरेक्ट पाथ में बॉडी को, तो वर्क डन कितना आता है, WD1 आता है, W। अब आप इस डायरेक्ट पाथ में, अभी आपने बॉडी को यहां से यहां मूव करवाया, अभी इस इनडायरेक्ट पाथ में बॉडी को क्या करवाओ, मूव करवाइएगा। तो जब इनडायरेक्ट पाथ में आप बॉडी को मूव करवाओगे, तो फिर देखना कि हमारे पास वर्क डन कितना आता है। तो अब सर चलेंगे किसकी तरफ चलेंगे जी,
इनडायरेक्ट पाथ की तरफ चलेंगे। किसकी तरफ चलेंगे? इनडायरेक्ट पाथ की तरफ चलेंगे। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ऐसे कहां आते हैं? बोलिए। ए टू बी आते हैं, एंड देन बी टू सी, फिर बी से कहां आते हैं? सी की तरफ आते हैं। ए से बी की तरफ, फिर बी से, तो फिर भी मेरे पास वर्क डन कितना आना चाहिए? WD1 आना चाहिए ना। ऐसे सी तक वर्क डन कितना आया है? WD1। इक्वेशन 1 आई है कि नहीं आई? अब मैं इनडायरेक्ट पाथ में आना चाह रहा हूं, तो इस सूरत में ए से बी तक वर्क डन निकालते हैं, यहां से बॉडी को उठाते हैं, यहां ले आते हैं। अब देखो, जब बॉडी को आप पॉइंट ए से बी तक ले आओगे, बॉडी पर फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड होगी कि नहीं होगी? यानी यूं समझिए, बॉडी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट, वो जमीन के ऊपर वो पॉइंट क्या है? बी, और वो सामने क्या है? सी है। तो आप ए से बी तक लेके आ रहे हो, बॉडी के ऊपर फोर्स क्या होगी? वेट होगा। वेट की डायरेक्शन किधर होगी? डाउनवर्ड होगी। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? तो इस सूरत में यहां एंगल थीटा कितने का होगा? 0 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? यहां एंगल थीटा 0 डिग्री का आ गया। तो इस सूरत में मेरे पास वर्क डन, अगर मैं वर्क डन ऐसे कहां तक निकालूं? ऐसे कहां तक निकालूं? बी तक निकालूं। अगर मैं वर्क डन निकाल देता हूं, कहां से कहां तक? ऐसे बी तक निकाल देता हूं, मेरे पास से क्या आ गया? WD1 और cos थीटा, थीटा की जगह क्या लगा दूं? 0 डिग्री लगा दूं, तो cos 0 हो जाएगा। यानी फोर्स, वेट और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान यहां एंगल कितने का होगा? 0 का। तो ये क्या बन गया? इज इक्वल टू WD1 cos 0। cos 0, cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। तो यहां इस cos 0 की जगह क्या आ गया? और इस सूरत में इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आ गया? WD1 आ जाएगा। क्या आंसर आ गया? तो इसका मतलब ये निकला, अगर बॉडी को आप ए से बी तक ले आएंगे तो कितना वर्क डन होगा? W। अब आप बॉडी को बी से सी की तरफ मूव करवाओ, एंड फ्रॉम बी टू सी, एंड फ्रॉम बी टू सी। जब बॉडी को बी से सी की तरफ ले आएंगे तो बॉडी पर फोर्स किधर होगी? बोलिए, बॉडी पर फोर्स किधर होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। बॉडी के ऊपर जो वेट फोर्स होगी ये किधर होगी? और इस सूरत में डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर है। किधर है? तो इस सूरत में ये एंगल कितने का हुआ? बोलिए, कितने का हुआ? 90 डिग्री का हुआ। तो इस सूरत में, इस केस में एंगल कितना आ गया? 90 आ गया। अब जरा वर्क डन निकालिए, कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? B to C। B to C। अगर मैं B से C तक वर्क डन निकालूं, कहां से कहां तक? B to C। इसको ये जरा ठीक भी कर देते हैं। B to C, B to C, बॉडी के ऊपर इसने A to B लिखा है, ये A to B नहीं है, B to C। तो इस सूरत में वेट क्या है? फोर्स क्या है? W, यानी बॉडी का वेट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? D2 आ जाएगा। कॉस आ गया, एंगल कितने का आ जाएगा? 90 आ जाएगा। एंगल कितने का आया? और इस सूरत में देखो, WD2 ऐसे आ गया, और cos 90। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जब एंगल 90 का हो जाए तो वर्क 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में, इस पाथ में क्या होगा? अब वर्क डन, टोटल वर्क डन इस इनडायरेक्ट पाथ में देखिए। पहले हमने डायरेक्ट पाथ में निकाला था। बोलिए, डायरेक्ट पाथ में वर्क डन कितना आया था? A to C तक हमने वर्क डन निकाला था। कौन से पाथ में? डायरेक्ट पाथ में। क्या आया था? WD1 आया था। क्या आया था? यानी इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका। डायरेक्ट पाथ में वर्क डन कितना आया? अब इस इनडायरेक्ट पाथ में अगर मुझे वर्क निकालना है तो मैं ए से बी तक और फिर बी से
इस दोनों को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। तो इस सूरत में सो टोटल वर्क डन यूजिंग इनडायरेक्ट पाथ, टोटल वर्क डन यूजिंग इनडायरेक्ट पाथ ये क्या होगा बोलिए। पहले हम वर्क डन निकालेंगे, ऐसे कहां तक, ऐसे कहां तक, बी तक। उसके बाद हम लोगों ने वर्क लिया कहां से कहां तक, बी टू सी तक लिया, ऐसे बी तक निकाला और फिर बी से सी तक निकाल दिया। तो इस सूरत में मेरे पास क्या आ गया, WD1, ऐसे बी तक कितना आया, WD1 आया, ये देख लो क्या आया, और B2C कितना आ गया, 0, तो प्लस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या मिल गया, 0 इसमें प्लस करो ना WD1 में, तो क्या आंसर आया। इसका मतलब ये निकल आया कि वर्क डन, अगर टोटल वर्क डन आप निकाल रहे हो इनडायरेक्ट पाथ में, तो ये कितना आ रहा, WD1 आ रहा। इसको मैं कॉल कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गया, देखो अगर मैं इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन 1 थी, यानी आपने वर्क डन डायरेक्ट पाथ में निकाला, क्या आया, WD1 आया। लेकिन वर्क डन आपने निकाला, ये कौन सा पाथ है जी बोलिए, इनडायरेक्ट पाथ है। इनडायरेक्ट पाथ में आपने निकाला, फिर क्या आया, इसका मतलब ये निकल आया कि अगर आप लोग वर्क डन निकालते हो ए से सी चलते हो डायरेक्ट पाथ में, या वर्क डन निकालते हो ए से सी चलते हो इनडायरेक्ट पाथ में, वर्क डन क्या आना है, सेम आना है। तो इस सूरत में कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर देता हूं, तो वी कंक्लूड दैट, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, क्या कंक्लूड हो रहा है जी, हम लोग ये कंक्लूड कर रहे हैं कि वर्क डन ऑन ए बॉडी, बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड में इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। मैंने प्रूव भी कर दिया, डायरेक्ट पाथ में आपने वर्क डन ऐसे सी तक निकाला, क्या आया, WD1 आया, और फिर हमने वर्क डन इनडायरेक्ट पाथ में निकाला, फिर भी क्या आया। तो क्या ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है। तो इसका मतलब ये निकला कि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ का मतलब क्या, कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट, इस वजह से हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। हम लोग कह सकते हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों, कि दोनों कंडीशन का आज के आर्टिकल और कल के आर्टिकल को मिलाइए, तो इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव है, क्योंकि ये दो कंडीशन को क्या कर रही, सेटिस्फाई कर रही। कौन कौन सी दो कंडीशंस को, कि आप वर्क डन, टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में निकाल रहे हो, उसका आंसर क्या आ रहा, 0 आ रहा। और दूसरी कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही, कि वर्क डन आप डायरेक्ट पाथ में और इनडायरेक्ट पाथ में निकाल रहे हैं, सेम आ रहा। यानी वर्क डन क्लोज पाथ में ये बिल्कुल पाथ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड बिकॉज इट सेटिस्फाई टू कंडीशन, क्योंकि ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि टोटल वर्क डन क्लोज पाथ में हमने लिया वो भी 0 आ रहा, और वर्क डन जो है क्लोज पाथ में ये पाथ के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ये वर्क डन जो है ना, ये वर्क डन ये पाथ के ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट, ये वर्क डन 0 भी है, पाथ पे डिपेंडेंट भी नहीं है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड।